जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 21 करोड़ का कनेक्शन क्या है, वहाँ पर एनवेलप मिलने का कनेक्शन क्या है, क्योंकि वहाँ पर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का जो स्टैंप लगा हुआ वहाँ एनवेलप और उसी में ये पैसे बताए जा रहे हैं रखे गए थे। ये कनेक्शन कैसे जुड़ सकते हैं, क्या ये पूरा स्कैम है? जरा बड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए कि पूरा कनेक्शन क्या है, और अगर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं ये सही साबित हो जाते हैं पार्थ चटर्जी पर, तो बंगाल सरकार के लिए, खासतौर पर ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चोट होगी, घात होगा। एसएससी स्कैम या स्कूल सर्विस रिक्रूटमेंट स्कैम जो है ये पिछले 2 साल से इसकी जिक्र हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, और ये पिछले साल सामने आया है क्योंकि जो स्कूल सर्विस कमीशन है इसी के चलते स्कूल टीचर्स है, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, उनके रिक्रूटमेंट यहाँ पे पश्चिम बंगाल में होता है। और काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि जो लोग स्कूल सर्विस कमीशन की जो परीक्षा है जिसको पास कर चुके हैं, उनके पास इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। वो लोग जो लोग लिस्ट में भी है उनको भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए थे उस परीक्षा में, उनको नौकरी मिल चुकी है। और इसको लेकर काफी दिनों तक आंदोलन कर रहे थे जो एसएससी परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो लोग रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे थे और बार बार सरकार से ये गुहार लगा रहे थे कि इसकी छानबीन हो। ऐसी बहुत बार हुई है कि पार्थ चटर्जी खुद उनसे मिलने गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स सरकार से इस तरह का फिर केस कोर्ट में और कोर्ट एक सीबीआई आदेश तब और सीबीआई जांच से इंद्रजीत, आपकी आवाज ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट कराएंगे ताकि आपकी आवाज बेहतर ढंग से हम तक पहुंच पाए। अनुपम हमारे साथ लगातार मौजूद है। अनुपम, देखिए ये पूरा मामला, हालांकि जो आरोप ईडी और सीबीआई पर ममता बनर्जी लगाती रही हैं कि केंद्र के दबाव में, केंद्र के इशारे में ये काम कर रही हैं, लेकिन यहां तो मामला थोड़ा अलग है। यहां तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, क्योंकि 2 कैंडिडेटों ने ये जाकर याचिका डाली थी हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा किस तरीके से लिस्ट में पहले किसी और का नाम आता है, बाद में किसी और का नाम आ जाता है, जिस पर धांधली की बात कही गई। और 2 कैंडिडेटों की याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से इसमें सीबीआई जांच की बात कही गई, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस दिखा तो ईडी को इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो इसलिए अब ये भी जो आरोप सीधे तौर पर लगाए जा सकते थे कि केंद्र के इशारे पर है, वो भी वो नहीं लगा पा रही है। प्लस 21 करोड़ का बरामद हो जाना, और ये किसी से बात छिपी नहीं है कि पार्थ से अर्पिता के कनेक्शन क्या थे। ये 2 ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस पर जवाब देना बंगाल सरकार के लिए मुश्किल दिख रहा है। जी देखिए, अगर शुरुआत से मैं आपको बताऊं तो 2017 से हाईकोर्ट में ये मामला शुरू हुआ, जब शुरुआत में कुछ लोगों ने पिटीशन डाली और कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद जो दूसरे लोग थे जो मेरिट लिस्ट में नहीं थे उनको नौकरी मिल गई है। इसके बाद धीरे धीरे जो पिटीशन है, इस तरह के आरोपों की संख्या हाईकोर्ट में बढ़ती चली गई और अंततः सीबीआई जांच का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का जब आदेश दिया, उसके कुछ देर बाद ही ईडी भी इस जांच में शामिल हुई। देखिए, 2 तरह की यहां पर जांच हो रही है। एक आपराधिक मामला है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है कि किस तरह से ये मामला शुरू हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आपराधिक षड्यंत्र क्या था, साजिश क्या थी। ये जो पहलू है, ये पहलू सीबीआई की जांच के दायरे में है। जो दूसरा पहलू है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, रुपयों के लेन देन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, जो भी कहिए, रुपयों से जुड़ा हुआ, उसकी जांच ईडी कर रही है। तो ईडी की जांच में फिलहाल अभी तक जो सामने आ रहा है बहुत बड़े सबूत के तौर पर, वो है 21 करोड़ रुपए कैश। ये बहुत बड़ा सबूत है। और ऐसे में टीएमसी का अप्रोच भी मैं बता रहा हूं, पहले जो खुलकर टीएमसी कहती थी कि नहीं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और सड़क पर उतर जाती थी, इस बार भी हालांकि वो उसी तरह का अप्रोच उन्होंने लिया है, लेकिन बहुत ही मध्यम और बैलेंस्ड तरीके से इस बार में। लेकिन ये भी है कि वो साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर वो दोषी साबित होते हैं कानून की नजरों में तो हम उस पर एक्शन लेंगे। तो ये अब इससे साफ समझा जा सकता है कि टीएमसी को भी समझ में आ रहा है कि जिस तरीके के सबूत इस मामले में सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाई इस मामले में सामने आ रही है, उसमें एकदम सीधे तौर पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। वो बोलकर सड़कों पर उतर जाना या खुल्लम खुल्ला उनका समर्थन करना, वो जाहिर
वो जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन अभी भी वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन वो जो दम पे कहा करते थे, हल्ला बोलकर कहा करते थे, वो चीज इस बार नहीं दिखाई दे रही है। इंद्रजीत, कुल मिलाकर देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तस्वीर और साफ होगी, लेकिन नाम आने पहले ही साफ हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप मोनालिसा को लेकर भी लगाया जा रहा है, जो पार्थ की करीबी बताई जा रही शिक्षक है, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन पर भी शिकंजा कस सकता है। क्या ईडी की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत दिए गए कि क्या वो भी रडार पर है ईडी के? देखिए अर्पिता, इस वक्त ईडी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है मोनालिसा के बारे में, लेकिन जो विरोधी दल है वो ये सब नाम सामने डाले हैं, ये कहते हुए कि ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। और मोनालिसा के नाम बार बार आ रहा है, वो भी प्रोफेसर है, कॉलेज के प्रोफेसर है, और जो ये है कि पार्थ चटर्जी से उनका काफी गहरा संबंध है, और यही कारण है कि बहुत जल्दी उनकी करियर में भी ग्रोथ आई है। और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहां से वो काजी नसरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी है बर्दवान में, वहां पे वो अभी एक डिपार्टमेंट की इंचार्ज बन गई है बहुत ही कम समय में। तो ये सब एलिगेशन है, ये सब कहा जा रहा है, राजनीतिक तौर पे रही है। बिल्कुल, देखिए आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि 10 फ्लैट रजिस्टर्ड है उनके नाम के। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश से उनका कनेक्शन है। अब वो क्या कनेक्शन है, क्योंकि ईडी ने आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी दी नहीं कि वो उनके रडार पर है या नहीं है। लेकिन ईडी की तैयारी, अनुपम आप क्या देखते हैं, कितने दिन की रिमांड की दरखास्त कर सकते हैं? आज अर्पिता को भी कोर्ट में पेश करना है, और पार्थ को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या तैयारी है, कितने दिन के रिमांड की डिमांड? जी अर्पिता, देखिए कल ही हमारी ईडी के वकीलों से बात हो रही थी, तो 14 दिन की जो स्टैंडर्ड डिमांड होती है रिमांड की, वो फिलहाल ये लोग रखने वाले हैं। कल भी इन्होंने यही डिमांड रखी थी, इससे पहले भी ये डिमांड रखी गई थी, क्योंकि इनका जो कहना है कि अभी काफी कुछ पूछताछ करना बाकी है। और दोनों ही जो घर पे जो ईडी की रेड हुई थी, लंबी रेड हुई थी, उसमें पूछताछ भी काफी कुछ हुई है। खास तौर पर जो ईडी का कहना है कि दोनों की ओर से सहयोग नहीं किया गया है। ऐसे में जो मुख्य सवाल है, देखिए इस मामले में एक बात आपको समझनी होगी, पार्थ चट्टोपाध्याय के साथ अर्पिता मुखर्जी का कनेक्शन सबूत के तौर पर साबित करना होगा ईडी को कोर्ट ऑफ लॉ में। साथ ही ये जो रुपए बरामद हुए हैं, इन रुपयों को उनसे जोड़ना होगा जो एसएससी में जो प्रार्थी जिन्होंने नौकरी हासिल की है उन्होंने दिए थे। ये एक लंबा ट्रेल है, और इस रुपए का कनेक्शन अर्पिता से जोड़ते हुए अर्पिता के साथ इन रुपयों के साथ पार्थ चट्टोपाध्याय जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके साथ जोड़ना होगा। हालांकि अभी तक ये रुपए सिर्फ अर्पिता के घर से ही बरामद हुए हैं, पार्थ चटर्जी के घर से ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है। तो ये एक जो लंबा ट्रेल है रुपयों का, कि रुपयों का लेन देन कहां से हुआ, कैसे हुआ, और सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में पूछताछ बहुत जरूरी है, और ईडी को पता है कि वो साबित करने के लिए छोटी छोटी तहें, छोटी छोटी बारीकियां, सलवटें खोलने की बहुत जरूरत है, और उसका एकमात्र जो जरिया है वो है पूछताछ। ऐसे में लंबी पूछताछ के लिए जो प्रेयर है वो दी जाएगी, ताकि काफी वक्त मिल सके, और ये वक्त जितना ज्यादा ईडी को पूछताछ का मिलेगा उतना ज्यादा उनके पास मौका रहेगा जो प्रश्न हैं, जो उलझने हैं, उनको सुलझाने का।